महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उसने महाविकास आघाड़ी को उत्साहित किया। आगामी रणनीति बनाने के लिए और काफी समय दिया कि आने वाले चुनाव में किस तरह की रणनीति होनी चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए और कांग्रेस के अनुकूल नहीं रहे, उसके बाद कांग्रेस पर एक दबाव सा बनने लग गया था। यह आपने कई बयानों के जरिए देखा होगा जो उनके सहयोगी या साथी दलों के द्वारा दिए गए, खासतौर पर उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से संजय राउत ने जो बयान दिए थे, और इस तरह की सलाह कई लोगों ने दी। अब दबाव बढ़ता चला गया, दबाव इतना बढ़ा कि आज आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सीटों के बंटवारे में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। मामला अब तक फंसा हुआ है और ये फंस गया गठबंधन एक चुनौती, एक परेशानी पैदा कर सकता है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इन चेहरों के लिए, इन राजनीतिक दलों के लिए। उसकी वजह क्या है? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन महाविकास आघाड़ी अभी तक सीट शेयरिंग तक नहीं कर पाई है। चर्चा का दौर जारी है, मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। टकराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं महायुति फ्रंट देख रहे हैं कि आप किस तरीके से अपनी लिस्ट को पहले ही जारी कर चुकी है। यहां पर सहमति भी बन गई, माना जा रहा था रस्साकशी यहां भी होगी, लेकिन फ्रंट फुट पर दिखाई देती है। महायुति चुनावी कैंपेन में जुट गई है। फिलहाल महाविकास आघाड़ी की गाड़ी पटरी पर नहीं आई है। शरद पवार कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, ऐसा एमवीए के नेताओं को लगता है। क्या स्थिति बनेगी, इस पर चर्चा करेंगे। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। नामांकन का श्री गणेश, एमवीए में अभी क्लेश। लिस्ट कब निकालेगी महाविकास आघाड़ी? महाराष्ट्र चुनाव, एमवीए में टकराव। क्या शरद पवार सुलझाएंगे गुत्थी? फंस गया गठबंधन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया। महायुति जहां अपनी लिस्ट जारी कर अपनी रणनीतियों को धार दे रही है, वहीं महाविकास आघाड़ी की गाड़ी डिरेल हो गई है। पटरी पर लाने के लिए तमाम कवायद किए जा रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। घटक दल अपनी अपनी मांगों पर अड़े हैं। मतलब ये है कि अभी तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो पाई है। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर अंदर खाने रार मची है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना आमने सामने है। मुंबई, नासिक और विदर्भ इलाके की 36 सीटें ऐसी हैं जहां दोनों ही पार्टियों ने दावेदारी ठोकी है और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। नौबत यहां तक आ गई कि एमवीए में टूट और बगावत के कयास लगाए जाने लगे हैं। हालांकि एमवीए नेताओं का कहना है कि आपसी मामला है और बैठकर सुलझा लिया जाएगा। वहीं एमवीए उल्टे महायुति में ही झगड़े का आरोप लगा रही है। हमारे से ज्यादा तो महायुति में गड़बड़ है। उनके नेताओं के बंगलों पे जाइए, कैसा लोगों का मारपीट चल रही है। सीट शेयरिंग में प्रॉब्लम होता ही है, कार्यकर्ताओं का प्रेशर होता है, सब चीजों का प्रेशर होता है। नेताओं को लगता है कि नहीं भाई, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए वो सीट लेना चाहिए। तो ये हमारा जो इश्यू है वो आजकल में क्लोज होगा। मुझे लगता है कि आज और उसके बाद में हमारा महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग का भी मीटिंग है। 25-30 जगहों का प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा। बहरहाल महाविकास आघाड़ी के सीट शेयरिंग में शरद पवार की भूमिका अहम है। सीटों पर अपने अपने दावे को लेकर शरद पवार ही कोई बीच का हल निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल यही कि नामांकन शुरू हो चुका है और महाविकास आघाड़ी अपने उम्मीदवारों का अभी तक ऐलान नहीं कर पाई है। ऐसे में आगे की राह कैसी होगी? जाहिर है महायुति की पहली लिस्ट ने महाविकास आघाड़ी की टेंशन बढ़ा दी है, लेकिन महाविकास आघाड़ी के घटक मेजर चंक अपने पाले में करने में ही जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, तमाम लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से। नसीर हुसैन साहब, प्रवक्ता कांग्रेस, और शिवराय कुलकर्णी साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, दोनों मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुलकर्णी साहब, आपका स्वागत है। नसीर भाई, आपका भी स्वागत है। अब तो 2-3 दिन हो गए हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं। आपने तब भी कहा था हल निकल आएगा, हल निकल आएगा। तो परेशानी आपकी बढ़ती जा रही है? नहीं तिवारी जी, ऐसा नहीं है, परेशानी बढ़ रही है। ठीक है, थोड़ी डिले हो रही है, नहीं होनी चाहिए क्योंकि आज से नॉमिनेशन शुरू होगी। पर आज ही लिस्ट आ जाता, मगर प्रियंका गांधी का आज नॉमिनेशन है तो सारे हमारी लीडरशिप वहां बिजी है। तो होपफुली कल शाम से पहले आपको सारे हमारे लिस्ट क्लियर हो जाएंगे
अगर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, करना भी चाहिए, क्योंकि पूरी महाराष्ट्र को कांग्रेस से, हमारे महाविकास आघाड़ी से ही उम्मीद है। इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा भी हमारी ही हो रही है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि महाराष्ट्र की हर चीजों को कोई बदल सकता है, तो हमारी ही अलायंस बदल सकती है। वरना अजीत पवार की लिस्ट कहाँ है, कोई सवाल नहीं कर रहा है। एक नाथ शिंदे साहब की लिस्ट कहाँ है, कोई सवाल नहीं कर रहा है। क्यों उनकी लिस्ट आज गायब है? क्योंकि जिस तरह से आईडी, ईडी, सीबीआई का डर होता था, इसी तरह इन्होंने अपनी लिस्ट निकाल कर इन लोगों को डरा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट निकाल के डरा दिया, तुम्हारे लिए चारों तरफ रास्ते बंद है, जो मैं कह रहा हूं वही करना होगा। पर हमारी पार्टी, हमारी अलायंस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, चर्चा हो रही है, बातें हो रही है, मगर हम नासिर भाई, वो ये तो स्ट्रैटेजिक है। हालांकि कुलकर्णी साहब इस पर बोलेंगे, ये तो स्ट्रैटेजिक है नासिर भाई कि एक ही गुट के दो लोग हैं, उधर शिंदे हैं, इधर उद्धव हैं, उधर अजीत हैं, इधर शरद पवार हैं। वो उनका जो काडर है, उनके जो चेहरे हैं, वो छुप 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 के ही निकालेंगे। पहले आपके सामने रख दें, फिर आप तय करें नाम। ये नहीं, उन लोगों की, मैं आपके सहयोगियों की बात कर रहा हूं। आपका तो मामला क्लियर है, लेकिन चुनौती उन्हीं के पास तो है। बीजेपी में आप देखी थी, भगदड़ मची हुई है कि मुझे तो एकोमोडेट करना उन लोगों को मुश्किल हो रहा है। आप कभी शरद पवार साहब के घर पे चाहिए, बीजेपी के नेताओं की टिकट मांगने के लिए लगा हुआ है वहां, तो इनका एक भगदड़ मची हुई है, क्योंकि इनसे ना उम्मीद हो चुकी है। महाराष्ट्र के लोग इनसे उब चुके हैं, इनसे छुटकारा चाहते हैं, इसलिए तो आज तमाम नेता इनसे भाग रहे हैं। एक नाथ शिंदे साहब अपने सीट को डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। क्या वजह है? डर है, भारतीय जनता पार्टी का खौफ है। यही इस तरह अजीत पवार साहब है, उनको भी खौफ है, वो भी अपने सीट को डिक्लेयर, पर रातों रात मीटिंग चल रही है, पूरी रात मीटिंग चल रही है, मगर कोई नतीजा। पर हम कह रहे हैं हमारा नतीजा निकलेगा। कल आप शाम तक हमारे सारे सीटों पे लगभग कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे, और आप डे आफ्टर टुमारो आप देखिएगा हमारे तमाम कैंडिडेट नॉमिनेशन भी शुरू कर देंगे, क्योंकि वक्त कम है। इसलिए मैं कह रहा हूं नॉमिनेशन बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैंने पहले कहा ना, जहां घोटाले हैं, करप्शन है। ठीक है, ये वाले पार्ट पर डिटेल में आएंगे। आप पार्टी प्रवक्ता के तौर पर इन बातों को रखिएगा, लेकिन आपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु शुरुआती कमेंट में रखे हैं, और इस सब के बीच में डॉक्टर संजय कुमार भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सुनील मिश्रा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, चुनाव विश्लेषक भी हैं, काफी सर्वेज करते हैं, और इस समय महाराष्ट्र में ही जमे हुए हैं लगातार। तो वहां पर उन्होंने क्या कुछ पकड़ा है करंट को, वो भी उनसे जानेंगे। कुलकर्णी साहब, ये एक बात मुझे जो अभी समझ में आई नासिर साहब की, कि आप लोगों का प्रदर्शन ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन जिस तरीके से एक ही पार्टी से टूट के दो, अजीत पवार और शरद पवार, इन दोनों में एनसीपी का चेहरा कौन, तो हम देखते हैं कि शरद पवार का अपना एक नाम रहा है। ये तक कहते थे नेता जिस समय पर ये पार्टी टूट रही थी कि अजीत, घड़ी को कौन देखता है, शरद पवार का चेहरा एनसीपी होता है। वहीं शिंदे साहब के साथ भी कुछ कुछ यही स्थिति है, हालांकि अब वो मुख्यमंत्री हैं, चेहरा थोड़ा बड़ा हो गया है। लेकिन आपको लगता है कि आपके जो सहयोगी हैं उनके सामने ज्यादा चुनौतियां, जैसा सैयद नासिर हुसैन साहब ने अभी कहा? नहीं, ऐसा है कि नासिर साहब ने भी यहाँ पर ऐसा बताया कि हमारे ही लिस्ट न आने की चर्चा क्यों हो रही है। इसलिए चर्चा हो रही है कि आपने देखा होगा कि महायुति में जो घटक पक्ष है, शिंदे साहब है, अजीत दादा पवार का एनसीपी है, तो इनमें कोई झगड़ा नहीं हो रहा है। झगड़ा कांग्रेस का और शिवसेना का खुलाम हो रहा है। अभी आपने जिनका बाइट बताया, वो नाना पटोले जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता है, वो सीट शेयरिंग के मीटिंग में नहीं बैठने चाहिए, यहां तक की बात हो गई। हम इनके साथ बात नहीं करेंगे, यहां तक की बात हो गई। चर्चा में नाना पटोले जी को बिल्कुल आने नहीं देना, कांग्रेस के नेता हमको नहीं चलेंगे, हम जो भी बात करेंगे वो कांग्रेस के हाईकमांड के साथ करेंगे। इस तरह का अड़ल रवैया ये शिवसेना ने किया। उसके बाद में यही कांग्रेस को जो डर सताने लगा, कांग्रेस ने आधिकारिक सूत्रों से महाराष्ट्र के मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के नाम का इस्तेमाल किया कि अमित भाई से चर्चा शुरू है, संजय राउत जी की, उद्धव ठाकरे जी रात के अंधेरे में छुप छुप कर देवेंद्र जी को मिले। किसने बताई? कौन फैला रहा है ये स्टोरी? कौन बता रहा है? महाराष्ट्र का सभी मीडिया कांग्रेस के आधिकारिक सूत्र के हवाले देकर इस तरह की प्रसार माध्यमों में इस तरह की न्यूज दे रहे हैं। ये कहां से आ रही है, क्यों आ रही है?
भारतीय जनता पार्टी का डर बताकर सेना को दबाना चाहिए, उद्धव जी को दबाना चाहिए, एनसीपी के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए, ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है। डरा कौन है? कांग्रेस कांग्रेस जिन शरद पवार जी के भरोसे और उद्धव ठाकरे जी के भरोसे चुनाव लड़ी लोकसभा का अपना मतलब निकालने के बाद अब वो उद्धव ठाकरे जी को और शरद पवार को महत्व देना उन्होंने दूर कर दिया, बंद कर दिया। इसका नतीजा है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में अस्वस्थता दिख रही है। और एक दूसरी बात कि इनके पास ये लिस्ट तब तक फाइनल नहीं होगी, इनके पास दर्जनों से यानी जितने भी नेता है उनको सबको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना है। हर पार्टी के हर नेता को, यानी उद्धव जी को भी मुख्यमंत्री बनना है। शरद पवार जी ने अभी तक के 2 नाम घोषित कर दिए। पहली बार उन्होंने इंडिकेशन अपने भतीजे रोहित पवार की तरफ दिए थे। नहीं, शरद जी का तो ये भी कुलकर्णी साहब बयान आया कि ये तो सीटें जीतने के बाद तय होगा। सीटें जीतने के उन्होंने औपचारिक तौर पर जो बयान दिया कि सीटें जीतने के बाद तय होगा। हालांकि आज का मुद्दा थोड़ा अलग है, अभी तो हमें इतना समय मिलेगा, महाराष्ट्र चुनाव तक हम इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर संजय, ये कहा जाता है गुड स्टार्ट इज हाफ विन, अच्छी शुरुआत आधी जीत के बराबर मानी जाती है। महाविकास अघाड़ी के लिए क्या वो अच्छी शुरुआत नहीं दिखाई दे रही है और इस मामले में महायुति ने बाजी मार ली? क्या आप इस फैक्टर को मानते हैं कि जल्दी नामों को रिलीज करना, इस संकट से उबर जाना किसी तरह का इंप्रेशन जनता में या वोटर्स में भी देता है? देखिए, वहां मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के तो एक है जिसको टसल कह लें। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि हमारे चेहरे को स्थापित किया जाए। कांग्रेस अभी उस पत्ते को खोलना नहीं चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि नहीं, हमारी संख्या, हम मजबूत होंगे तो क्या हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं हो सकते हैं। शरद पवार एक सीजन्ड और स्थापित नेता हैं। हाँ, सीटों के बंटवारे को लेकर के जिस तरह की चीजें अभी चल रही है उसमें महायुति जो है वो तो बेहतर दिख रही है कि इन्होंने कम से कम सीटों का बंटवारा तो कर लिया और उसमें कहीं कोई इफ बट जैसी बात नहीं है। कल सरकार मेजॉरिटी जिनको आएगी, जिस पार्टी को आएगी, सरकार तो उन्हीं को की बनेगी और मुख्यमंत्री तो चुनेंगे कौन? विधायक चुनेंगे। तो पहले ही जब मुख्यमंत्री का चुनना तो बाद की चीज है, पहले सीट के बंटवारे में ही आनाकानी है। साथ में बैठने में थोड़ा सा लोगों को परहेज महसूस हो रहा है। पहले ही इस तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री के चेहरे उद्धव ठाकरे हैं आपके यहाँ? तो कहा जा रहा है कि बिल्कुल हैं। कांग्रेस से अगर पूछा जा रहा है तो कांग्रेस करे कि अभी हम कैसे बता दें कि हमारे महाविकास अघाड़ी में चेहरे कौन होंगे। तो चेहरे की लड़ाई और सीटों का बंटवारा, ये 2 चीजों को लेकर के वहां थोड़ा सा इफ बट तो चल रहा है। इसलिए हम इस रूप में देख सकते हैं कि जहां महायुति ने सीटों को भी सुलझा लिया आपस में कि बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ेगी और कहां लड़ेगी, कैसे लड़ेगी। अजीत पवार गुट के लोग कितने सीटों पर लड़ेंगे, कहां लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, और एकनाथ शिंदे के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, कहां लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे। जीत और हार तो जनता के द्वारा तय होती है। जनता आपके साथ खड़ी है, आपके विकास में खड़ी है, विरोध में खड़ी है, वो तो अलग पार्ट है। लेकिन सीटों के बंटवारा में बाजी मारते हुए जरूर महाविकास। मैं सुनील जी के पास जाऊं उससे पहले सैयद नासिर हुसैन साहब, मुझे एक चीज ये बताएं आप कि वो उद्धव ठाकरे जिन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी जैसा पुराना गठबंधन तोड़ दिया हो, वो आपके साथ बना नया गठबंधन जिसको कई लोग बेमेल भी बोलते हैं, उसमें भी देर नहीं लगाएंगे। आप उनको नेता मानते नहीं मानते? जैसा बीजेपी वाले या देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि शिंदे के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, इसी तरह उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे क्या आप लोग? मैं आपकी कुलकर्णी जी के बात का पहले जवाब दूं। संजय राउत कहते हैं नाना पटोले को मीटिंग से बाहर करने की बात थी, तब कही है उन्होंने कि मीटिंग से बाहर करो। नाना पटोले ने ही बाला साहब थोराट को डिपोर्ट किया कि आप बात करिए। तो सीएसी के मीटिंग में बिजी थे, बाला साहब थोराट ने बात करना शुरू किया है। आज सिलसिलेवार मीटिंग हो रही है, लगभग तय नतीजे पर पहुंच रहे हैं, पर इन्होंने एक बार ये जवाब नहीं दिया कि अजीत पवार अपने सीट को क्यों नहीं डिक्लेयर कर पा रहे, एकनाथ शिंदे क्यों नहीं डिक्लेयर कर पा रहे। और रही बात आपकी की, तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उनके चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं,
पर ये नहीं कहा है कि हम चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही बनेंगे। इन्होंने कब कहा है? कभी नहीं किसी मीटिंग में हमने आप सुना है। लोग क्या पर इंडिया चुनाव के अलायंस पहले की कह रहे हैं कि हम मीटिंग में उद्धव ठाकरे के चेहरे पर साहब ने चुनाव खुद लड़ रहे हैं? कहा, शरद पवार क्या साहब आप उद्धव ठाकरे के कोई चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं? डिक्लेयर चेहरा कर दीजिए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है सीएम के चेहरे में, कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीधा ये उद्धव ठाकरे ने स्टेटमेंट दिया है, तमाम मीडिया के सामने दिया है। उनका एक ही एजेंडा है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को हराना। क्योंकि महाराष्ट्र में पहली बार हुआ जब पार्टियां तोड़ी गई, सरकार बनाई गई। ऐसे पहले कभी नहीं होता था कि दल के दल ही को लोग चुरा ले, ये नहीं होता था। एमएलए जाते थे, आते थे, हो सकता था, मगर पार्टियां चुराने का काम ये महाराष्ट्र में पहली बार हुआ है। तो इस बात को आप समझिए कि हम में और उनमें बहुत फर्क है। हमारे यहाँ जो चेहरा है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है, हम महाविकास अघाड़ी के चेहरे पे जा रहे हैं। चेहरा जीतने के बाद कोई भी मुख्यमंत्री बने, मगर एजेंडा है महाराष्ट्र को बचाना। जिस तरह से महाराष्ट्र पे लूट मची हुई है, जिस तरह से बेरोजगारी की आलम है, तमाम नहीं कंपनियां ऐसा, गुजरात की तरफ ये आप कह तो रहे हैं, इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि जहां चेहरा होता वहां तो चेहरा रख ही दिया जाता है, जहां चेहरा नहीं होता वहां संगठन। आप बताइए, एकनाथ शिंदे साहब के चेहरे को क्या डिक्लेयर कर दिया इन्होंने कि ये हमारे मुख्यमंत्री फेस है? ऐसा कोई एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। ठीक है, आपके 3 सवाल हो गए। ये तीनों सवाल मैं कुलकर्णी जी के सामने रखूंगा। एक तो आपने अजीत पवार और शिंदे, 2 बातें ये पूछी कि इनकी लिस्ट क्यों नहीं आई, और तीसरा क्या उनका चेहरा रख दिया गया। कुलकर्णी साहब के पास जाऊं से पहले सुनील मिश्रा जी, हरियाणा में कौन, आप जो कहना चाह रहे थे वो कहिएगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइए मुझे कि हरियाणा में सर्वे करते वक्त, लोगों की नब्ज टटोलते वक्त जो कमियां रह गई या जिस चीज को मिस कर गए थे, उसको महाराष्ट्र में कैसे सुधार रहे हैं? प्रवीण जी देखिए, सबसे पहली चीज तो जब भी आप ओवरऑल एक कंक्लूजन लेते हैं, मतदाताओं के रुझान लेते हैं, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और कास्ट अर्थमेटिक्स, इन दोनों चीजों को जब तक जितनी भी एजेंसियां हैं अगर इस पे ध्यान नहीं रखेंगी तो हरियाणा जैसे ही चीजें रिपीट होंगे, वो चाहे हमारी संस्था ही क्यों ना हो। जहां तक आपने बात टिकट बंटवारे को लेकर कहा है, आप एक चीज ये समझ लें, महायुति की भी अगर बात करें तो वहां पे भी कहीं ना कहीं लड़ाइयां बहुत हैं, लेकिन वो पर्दे के पीछे हैं और महाविकास अघाड़ी में पर्दे के सामने आपके पास चीजें आ रही हैं। 2 चीजें आप समझे, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आप कह रहे थे 99 कैंडिडेटों का टिकट दे दिया, मुझे लगता है कि हरियाणा से उन्होंने कुछ सीखा नहीं। हरियाणा में 10 मंत्री जो उनके इनकम्बेंट थे उसमें से 7 चुनाव हार जाते हैं। जिस तरह से इनकम्बेंट एमएलए को या इनकम्बेंट मिनिस्टर्स को टिकट दिया गया है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की हार हो या जीत हो, लेकिन एक रणनीतिक भूल दिखाई दे रही है जो टिकट देने में जल्दबाजी की है। जहां तक आपने बात किया मुख्यमंत्री चेहरे की, देखिए क्या है कि कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रही जो 2 साल पहले थी या 2.5 साल पहले थी, जो कहीं ना कहीं उद्धव बाला साहब ठाकरे उसको जिस तरह से गाइड करते थे, शरद पवार गाइड करते थे, उस तरह उनके पीछे चलती थी। लोकसभा में परफॉर्मेंस के बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रोटोगोनिस्ट है। अब वो नाना पटोले की स्टेटमेंट आप देख लें, भाई सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चलेगा। अगर आप देखें तो नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी, नंबर ऑफ वोट परसेंट के हिसाब से महाराष्ट्र में कंपैरेटिवली इन 3 गठबंधनों में महाविकास अघाड़ी में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है। इसलिए हमें आपको समझना पड़ेगा और हमारे अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। जहां तक आपने कहा है कि कांग्रेस की, देखिए कल जो मेरे पास अपने आंकड़े हैं अपने सूत्रों से, कल कांग्रेस की 64 लोगों की सीट लगभग 11-12 बजे के करीब में आ रही है और रिमेनिंग सीट का फैसला भी वो परसों तक कर लेंगे, वो 25 तारीख को दे रहे हैं। आज के समय में देखिए क्या है कि सीट पहले देना चुनावी कहीं ना कहीं गारंटी नहीं है, जीत की गारंटी नहीं है, क्योंकि सभी पार्टियां अंतिम समय तक इंतजार करती हैं कि लोकल लेवल का कोई बड़ा नेता जिसको, ठीक है, आपने सुनील जी और थोड़ा मैं विस्तार से आपसे बात करूंगा। आप, मैं जानता हूं कि आप जमीन पर काफी कार्य कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन इनकम्बेंसी वाला जो फैक्टर आपने रखा, ये मेरे जहन का सवाल भी था। कल मैंने इस पर कुछ बातचीत करने का प्रयास भी किया था कि बहुत सारे टिकट जो आए सबको रिपीट कर दिया गया। ये स्ट्रैटेजिकली बहुत जगह पर परेशानी का सबब भी बन जाता है, कई बार नाम बदलना भी परेशानी का सबब बनता है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा क्यों? कुलकर्णी साहब, 2-3 सवाल हो गए आपके लिए, एक एक करके। एक तो जो नासिर भाई ने सवाल रखे हैं कि अजीत पवार, हालांकि आप बीजेपी से हैं, फिर भी अजीत पवार और शिंदे जी का नामों को डिक्लेयर नहीं करना, ये इसकी कोई वजह मानते हैं? मैंने एक अंदाजा बताया कि क्योंकि वो एक ही जैसी पार्टियां हैं, एक ही कार्डर पर काम करते हैं, इसलिए शायद हो सकता है थोड़ा रुक रुक कर चल रहे हो, लेकिन आप इसका एक कारण बताइएगा। दूसरा, क्या शिंदे साहब आपका चेहरा हैं इस चुनाव में? ये तो निर्विवाद है, मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में हमने सरकार चलाई, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो ही हमारा चेहरा है।
ये हमारे पार्टी ने बहुत पहले से स्पष्ट किया है। महाविकास आघाड़ी जैसा नहीं है। इधर नाना पटोले बोलते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट हूँ, और उसको कांग्रेस के 3 लोग फिर से विरोध करते हैं कि ये कैसे क्या मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा तो हमारा हाईकमांड डिक्लेयर करेगा। उधर उद्धव जी नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं कि मैं चेहरा बनना चाहिए। शरद पवार जी अलग अलग घोषणाएं करते हैं। तो ये जो चल रहा है ये महाविकास आघाड़ी में चल रहा है, महायुति में नहीं चल रहा है। एक नंबर 2, जिन 99 लोगों की लिस्ट आ गई उसमें जितने भी रिपीट किए गए हुए एमएलए रहे उनका परफॉर्मेंस ये 5 साल में बहुत अच्छा रहा। 2.5 साल हमारे बड़े संघर्ष के। महाराष्ट्र में निकम्मी सरकार थी जो घर में बैठी थी कोरोना के समय। मुख्यमंत्री 2 बार केवल मंत्रालय में गए थे। मुख्यमंत्री फेसबुक लाइव से बात करते थे। मुख्यमंत्री मंत्रालय नहीं जाते थे। मुख्यमंत्री कार्यक्रमों में नहीं जाते थे। मुख्यमंत्री ग्राउंड पर नहीं थे। उस समय लोगों के लिए काम करने वाले, जनता में जाकर काम करने वाले, कोरोना की लड़ाई जनता में जाकर लड़ने वाले। और उसके बाद में 2.5 साल जब एकनाथ शिंदे जी की सरकार बनी तो उस सरकार में वही जनता के पास विकास लेकर जाने वाले जितने भी उम्मीदवार है वो हमने चुने हैं। जहां लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी हो, जहां लगता है कि कुछ लोग निष्क्रिय रहे, ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम अभी तक रोक दिए गए हैं। पूरी यादी आने आना बाकी है, बहुत सारे उम्मीदवार आना बाकी है। रही दूसरी बात, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि अभी तक के एकनाथ शिंदे जी की लिस्ट नहीं आई है। ये बात सही है कि अभी तक के अजीत दादा की लिस्ट नहीं आई है, लेकिन उन्होंने अपने कंफर्म उम्मीदवारों को एबी फॉर्म दे दिए हैं। आप लोगों की न्यूज है, सभी मीडिया पर है कि उन्होंने एबी फॉर्म देना चालू कर दिया है। अब रही लिस्ट की बात, तो लिस्ट आ जाएगी, लेकिन लिस्ट नहीं आई। प्रॉब्लम कब रहता है? जब तीनों में अंतर विरोध हो। यहाँ अंतर विरोध है नहीं, यहाँ पूरा किसी में मनमुटाव। बल्कि इनफैक्ट काउंटर सवाल तो यह बनता है कि नासिर भाई आप लोग इतने बेचैन क्यों हैं इन दोनों की लिस्ट को देखने के लिए? बेचैन नहीं, मैंने कहा ना, मिलके बैठे हैं ये जुगनू सारे। ऐलान ये है कि हम सूरज नहीं निकलने देंगे। अरे हमारी सूरज तो निकलेगी। हम वो सूरज नहीं जो बादलों में ढक जाए। हम बादलों को चीर के निकलते हैं। इसका नतीजा हमने दिखाया है 2024 में, इसी महाराष्ट्र के जमीन पे दिखाया है, छत्रपति शिवाजी महाराज के धरती पे दिखाया है किस तरह से हमने आपको हराया। क्यों? क्योंकि जनता आपने नहीं, पर यह सवाल बरकरार है। कुलकर्णी साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, मुझे ब्रेक पर जाना है। उससे पहले मैं नासिर भाई लूंगा डिटेल में, नासिर भाई डिटेल में लूंगा आपकी बात। मैं बीच में रोकना नहीं चाहता आपको, मैं चाहता हूं डिटेल में बोले। अभी बोलेंगे तो धारा प्रवाह रुक जाएगा वो। लेकिन डॉक्टर संजय, फेस और फेसलेस विपक्ष, कुलकर्णी साहब मैं आऊंगा आपके पास, इन दोनों में आपको लगता है कि फेस होना, शिंदे साहब के बारे में बोल दिया, नासिर भाई सवाल पूछ रहे थे, कुलकर्णी जी ने बोल दिया निर्विवाद रूप से शिंदे जी के चेहरे पर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। बाद में क्या होगा नहीं होगा वो तो सबको पता है कि ये सब खींचतान चलती रहती है, लेकिन इसका फर्क पड़ेगा चुनाव में? एक तो पहले लिस्ट जारी करना, दूसरा चेहरा भी होना महाविकास आघाड़ी के पास। नहीं, फर्क पड़ता है। अगर चेहरे को आप सामने रख करके चुनाव में जाते हैं तो एक भरोसा तो बनता ही है ना गठबंधन में। इस बात को तो स्वीकार करना होगा। ठीक है, कल कितने विधायक जीतेंगे, सरकार बनेगी, तो उस समय विधायक दल का नेता कौन होगा एक अलग पार्ट है, लेकिन चुनाव में हमारा चेहरा कौन होगा और किसके चेहरे पर हम चुनाव में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, ये महत्वपूर्ण है। वही तो है कि महाविकास आघाड़ी निर्णय नहीं कर पा रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने तो कहा कि भाई हमारी ताकत है, हमको समझिए। हमने तो बिल्कुल अपने सवाल में ही पूछ लिया था, ये गठबंधन जो टूटा था, गठबंधन टूटने का कारण क्या था? यही तो कारण था। उद्धव ठाकरे चाहते थे कि हम मुख्यमंत्री बने रहें। क्या महाविकास आघाड़ी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार है, जो ये बार बार कह रहे हैं कि ठीक है चुनाव के बाद फिर हम लोग तय कर लेंगे कि कैसे कौन हमारा नेता होगा? भाई चुनाव बाद तय कर लीजिएगा, अभी तो मान लीजिए, अभी मान लीजिए कि हाँ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। जैसे वो मान लिए कि हम एकनाथ शिंदे हमारे चेहरे होंगे, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। अगर इस बात को लेकर के परहेज है, इसका मतलब है कि गठबंधन की दरारों को स्पष्ट दिख रहा है, जो बताया जा सकता है। अच्छा, दिलचस्प पहलू ये है डॉक्टर संजय कि
हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, उस महाराष्ट्र की जहां चुनावी नतीजा एक गठबंधन के पक्ष में आने के बाद ये घमासान शुरू हुआ जो 5 साल से चला आ रहा है, कौन किसके साथ जा रहा है, कौन कब किससे टूट जा रहा है, हम उस महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। ये सियासत बड़ी दिलचस्प है। सुनील जी, मुझे ये बताइए कि यहां पर काफी चीजों की बात हुई, फेसेस की बात हुई है और लिस्ट पहले जारी होने की बात हुई है, गठबंधन में विश्वास बहाली की बात हुई। ये 3 मोर्चों पर अभी तक, हालांकि नासिर साहब जो हैं इस पर अपनी बात और रखेंगे, लेकिन अभी तक मुझे ये समझ में आता है कि इस मामले में महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो है वो थोड़ा परेशानी झेलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका पोल पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, या इसको क्या आप लोगों से, कुछ लोगों के इंप्रेशन आपको मिल पा रहे हैं, किस तरह से वो इसको ले रहे हैं? देखिए प्रवीण जी, 2 चीजें समझिए। सबसे पहली चीज तो अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि शिंदे साहब के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि तमाम ऐसे जोन है वो मराठावाड़ा को छोड़ दें तो मराठावाड़ा के अलावा अगर हम बात करें नॉर्थ महाराष्ट्र की बात करें, कोंकण में बात करें, तो कई जगहों पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है, जिनसे जमीन पे मैं बात करता हूं, उनका कहना है कि नहीं, हमारा नेता ही सीएम पेश होना चाहिए। उनके अंदर जो मोटिवेशन होना चाहिए वो फडणवीस को लेकर या उनके अपने नेता को लेकर थी, वो तुलनात्मक रूप में ज्यादा थी। तो मुझे लगता है कि शिंदे का चेहरा बनाकर भारतीय जनता पार्टी या महायुति को कोई बहुत ज्यादा करिश्माई फायदा नहीं होने वाला है, स्पेशली जमीन पर। क्योंकि अगर शिंदे की पॉपुलरिटी देखेंगे तो थाना और थाना के आसपास ही, मैं ज्यादातर कहूं तो कोंकण जोन में ही है। कोंकण के अलावा अगर और वेरियस 5 पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलरिटी उतनी नहीं है। दूसरी चीजें, जहां तक आप विकास आघाड़ी की बात कर रहे हैं, ऑफकोर्स मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी 28 सीटें हैं जिसमें उनका एक सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। आज सुबह तक की जो अपडेट मेरे पास थी, 28 सीटें ऐसी हैं जिसपे तीनों पार्टियां क्लेम कर रही हैं, इक्वली क्लेम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इसको आज या कल तक सुलटा नहीं लेते हैं तो इसका नुकसान जमीन पे उन्हें देखने को मिलेगा। जहां तक महाविकास आघाड़ी में चेहरे की बात है, भारतीय जनता पार्टी भी कई चुनावों में बिना चेहरे के चुनाव, मतलब बिना कहीं ना कहीं नेता की चुनाव लड़ी है। अगर उदाहरण के तौर पे आप देखें, लाडली बहना के तर्ज पे हम बात करें तो कहीं ना कहीं वही स्कीम या उसी की कॉपी की हुई स्कीम महाराष्ट्र में है, लेकिन वहां पे क्या हुआ, चेहरा कोई और, सीएम कोई और। तो कहीं ना कहीं इस चीज, यह शंका भी भारतीय जनता पार्टी या शिंदे गुट के नेताओं को महाराष्ट्र में ऐसा प्रतीत होता है कि हो सकता है। अच्छा सुनील जी, मैं ये तो, हालांकि कुलकर्णी साहब इस पर औपचारिक तौर पर क्योंकि पार्टी प्रवक्ता है अपनी बात रखेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं, एक साइलेंट इंप्रेशन भी होता है किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना और सीएम फेस कौन होना, ये दोनों में बड़ा फर्क है। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता भी ये बात जानती है कि गठबंधन में किसकी कितनी सीटें आएंगी। कम सीटों के बावजूद शिंदे को बना दिया गया क्योंकि उस समय सरकार का स्थायित्व ज्यादा महत्व का था। देवेंद्र फडणवीस पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अजीत पवार अपनी इच्छा कई बार जाहिर कर चुके हैं कि कौन बार बार उप मुख्यमंत्री बनना चाहता है, 5-5 बार बन चुका हूं। तो ऐसे में ये ओपन भी तो है, इसका मैसेज तो जाता ही होगा महाराष्ट्र में। देखिए प्रवीण जी, इस चीज को मानकर चलिए, किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना और सीएम पेश कौन होना, या माइन्यूट डिफरेंस को आप या इस पैनल में बैठे हुए लोग समझ सकते हैं, लेकिन एक कॉमन वोटर से जब आप बात करते हैं तो उसका मतलब होता है सीएम फेस। आप इस चीज को समझिए, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और सीएम कौन होगा, इसमें वो बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है। उसको लगता है कि अगर महायुति शिवराज सिंह चौहान एग्जाम्पल तो है हमारे पास। नहीं, देखिए एग्जाम्पल आप कई हैं, मैं कई एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं, लेकिन मैं ग्राउंड पे लोगों की भावनाओं के बारे में आपको बता रहा हूं। नेतृत्व में चुनाव लड़ने का कोई बहुत करिश्माई नहीं। लोगों को एक्सपेक्टेशन क्या थी मध्य प्रदेश में कि शिवराज सिंह दोबारा सीएम बनाए जाएंगे, यही थी ना एक्सपेक्टेशन जो है चीजें। अगर आप महाराष्ट्र में लेकर चलें तो कहीं ना कहीं फडणवीस का जो है चेहरा डाउन हुआ है। अगर उनकी देखें पॉपुलरिटी इंडेक्स पिछले 6-8 महीने में कहीं ना कहीं एक ऐसे नेता के रूप में ही हुई जिसे मराठी मानस कई जगहों पे पसंद नहीं कर रहा है। उनका कहना यह है कि महाराष्ट्र में छल कपट प्रपंच वाले लोगों को पसंद नहीं किया जाता है। ये जमीन की मैं आपको अवधारणाएं बता रहा हूं। तो कहीं ना कहीं उनकी इमेज डाउन होने के बाद लोगों को लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी शिंदे के कंधे पे अगर मैं वैसे तो डॉक्टर संजय के पास जाना चाह रहा था, लेकिन मैं पहले कुलकर्णी साहब, क्योंकि बहुत सारे सवाल हो गए, फिर डॉक्टर संजय भी इस पर अपनी राय रखेंगे। नासिर भाई आपके पास भी आता हूं, लेकिन कुलकर्णी साहब, एक चीज तो है, देवेंद्र फडणवीस की अपनी लोकप्रियता रही है और उनको सुपर सीएम आज भी कहा जाता है उनको, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल और ज्यादा बड़े चेहरे के तौर पर देखे जाते रहे। ये आपका बड़प्पन कह लीजिए, उस समय गठबंधन धर्म कह लीजिए, जो भी कहिए, उनको आगे कर दिया गया। लेकिन अल्टीमेटली जब आप दोबारा चुनाव में उतरते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, शिंदे होंगे अपने गुट का चेहरा, अजीत पवार होंगे अपने गुट का चेहरा, आपके गुट का चेहरा तो देवेंद्र फडणवीस ही है। देखिए प्रवीण जी, अभी मैं सुनील जी की भी बात सुन रहा था
महाराष्ट्र में जो सरकार चली उसके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी थे और उनके साथ साथ में दो उप मुख्यमंत्री थे, एक अजित दादा थे और दूसरे देवेंद्र फडणवीस जी थे। देवेंद्र जी को इसके पूर्व भी मुख्यमंत्री पद का बड़ा अच्छा अनुभव है और एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में उनको महाराष्ट्र में देखा गया है। 14 से 1914 2014 से 2019 तक जो देवेंद्र जी का कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में महाराष्ट्र में विकास की गति बहुत ही ज्यादा थी। तो देवेंद्र जी की लोकप्रियता महाराष्ट्र में है। एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी जितने सर्वे महाराष्ट्र में हुए, आज भी जितने सर्वे महाराष्ट्र में होते हैं कि आपके पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन, तो उसमें आज भी सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज ये देवेंद्र जी के नाम पे होता है। देवेंद्र जी बहुत पॉपुलर लीडर है और नेतृत्व एकनाथ जी शिंदे का था क्योंकि सरकार के मुख्यमंत्री थे। इसका मतलब देवेंद्र जी और अजित दादा को महाराष्ट्र में महत्व नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा तालमेल है तीनों में, इन्होंने तालमेल करके सरकार चलाया है। इसमें देवेंद्र जी की भूमिका सुपर सीएम नहीं, उन्होंने तो त्याग किया है। जो सीएम हो सकते थे महाराष्ट्र के, अपने पार्टी के लिए, पार्टी के कहने पे और जनता के हित के लिए एक निकम्मी सरकार, घर बैठी हुई सरकार जो मातोश्री से बाहर नहीं निकलती, उसको हटाने के लिए जनहित में उन्होंने अपना करियर दांव पर लगाकर उप मुख्यमंत्री होना कबूल किया। कई सेकंडों में ना अपने चेहरे पे उसकी कड़वाहट कभी दिखने दी। राजनीति में ऐसा उदाहरण बहुत कम होता है जो देवेंद्र जी ने प्रस्तुत किया है कि मेरे से मेरी पार्टी बड़ी, जो भी पार्टी मेरे ऊपर जिम्मेदारी देंगी वो मैं निभाऊंगा। तो इस तरह का व्यक्तित्व देवेंद्र जी है। तो देवेंद्र जी तो उसमें समन्वय का काम देवेंद्र जी ने किया है। एकनाथ जी और देवेंद्र जी के रिलेशन और ये तीनों के आपस में केवल, मैं तो इसके बट हम तो बात फेस की कर रहे हैं, वो ठीक है, आपने जो कहा उस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। देवेंद्र फडणवीस काफी लोकप्रिय चेहरा है, बट सीएम फेस की बात होती है तो क्या आप 3 सीएम फेस रख रहे हैं क्या जनता के सामने? नहीं, ऐसा है, देखिए हम अगर शब्दों में पकड़ने जाए तो उसके बहुत सारे वक्तव्य भी हो सकते हैं, बहुत सारे अर्थ भी निकल सकते। सीधी बात, महायुति का मुख्यमंत्री कौन था? एकनाथ जी शिंदे। उप मुख्यमंत्री कौन थे? देवेंद्र जी फडणवीस और अजित दादा पवार। ये अपने अपने गुट के भी नेता है। तो देवेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, एकनाथ शिंदे जी उनकी शिवसेना के नेता है। ठीक है, मैं एक, ये तो खैर पार्टी प्रवक्ता के नाते आप लोगों की सीमाएं होती हैं और मुझे लगभग मुझे अंदाजा होता है कि आपके जवाब क्या आएंगे। लेकिन डॉक्टर संजय, महाराष्ट्र की सियासत ऐसी सियासत है जहां पर पोस्ट पोल ही होना है, जो कुछ भी होना है। पहले भी हमने देख लिया, शिंदे भले ही छोटा गुट थे लेकिन इसके बावजूद सरकार बनाने की शक्ति थी उनके पास में, और सरकार बनाना है इस चक्कर में भारतीय जनता पार्टी को कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े, वो बड़प्पन भी उसको कहा जाता है। लेकिन अब तो बहुत सारे ऑप्शन हो गए, अब तो 3 इधर ऑप्शन हो गए, 3 इधर ऑप्शन हो गए, छोटे मोटे और ऑप्शन ले लीजिए। यानी कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, बीजेपी ने सीट शेयरिंग में उनके पास बड़ा स्टेक है, उसमें से कितना मैक्सिमम वो लेकर आ सकते हैं, पिछले प्रदर्शन से बेहतर कर पाते नहीं। यानी यहां पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने और फिर सत्ता की चाबी किसके पास में है कि लड़ाई ज्यादा रहेगी, बजाय इसके कि चेहरा कौन रहेगा। ये चेहरे की बात तो हम अभी कर रहे हैं क्योंकि चेहरे दिखाई देते हैं, हो सकता है कि कुछ और ही कहानी हो जब पोस्ट पोल, जब नतीजे हमारे सामने आए। को अभी हम लोगों ने देखा है हरियाणा के चुनाव को और जम्मू और कश्मीर के चुनाव, और जिस तरह से दोनों चुनाव में कांग्रेस जिस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई, या जिसको कहते हैं ना कि जीती हुई बाजी को हार जाना, इसका घाटा कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। चाहे वो झारखंड का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो, चाहे महाराष्ट्र में, जो इस बात को लेकर के कहा जा रहा है कि आखिर इतनी देर क्यों हो रही है, तो इस बात को समझना होगा। महाराष्ट्र को आप 5 जोन में बांट दीजिए, 6 जोन में बांट दीजिए। कास्ट अर्थमेटिक में देखिए, मराठवाड़ा और नॉन मराठवाड़ा कई हिस्सों में बांट करके भी अगर आप इसको समझेंगे तो एक निष्कर्ष पर जरूर आप पहुंच पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी छोटे दलों को भी पूरा महत्व दे करके भी सरकार बचाए रखना चाहती है, सरकार बनाए रखना चाहती है। ऐसा प्रयोग बीजेपी ने की है। तो आगे भी चूंकि लड़ाई अगर है महाराष्ट्र में, उनको पता है उद्धव ठाकरे का क्या प्रभाव है, उनको पता है कि शरद पवार का क्या प्रभाव है, फिर भी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को सम्मान देने में बीजेपी जरा पीछे नहीं हट रही है। चाहती तो अब तो हो गया, सरकार चली गई थी,
गठबंधन से निकलते और निकल करके कहते कि भाई आप भी लड़ लीजिए, हम भी लड़ लें, देखेंगे पोस्ट पोल अलायंस की कुछ बात होगी, फिर हम लोग सरकार में साथ होंगे, सरकार बनाएंगे। लेकिन बीजेपी ने उनको दोनों को सम्मान दिया। ये बीजेपी से सीखनी चाहिए रणनीति, जो रणनीति का प्रयोग हरियाणा में कांग्रेस नहीं कर पाई। शायद वो शैलजा को, शायद सुरजेवाला को वो साध पाती कांग्रेस, तो शायद उनकी सरकार होती, बीजेपी वहां सरकार से बाहर होती। तो इसलिए एक चेहरे को घोषित करके, ठीक है मराठवाड़ा में ही एक चेहरा तो बता दिया गया कि हाँ हमारे ये चेहरे हैं, हम इनके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, वो वोटर को तो इंटैक्ट ये कर ही लेंगे, उन वोटर को जोड़ने में तो इनको कामयाबी मिलेगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, महाविकास अघाड़ी में जिस तरह से बयानों के तीर चल रहे हैं, ठीक है आप मानिए नहीं मानिए, लेकिन संजय राउत क्या बोल रहे हैं पब्लिक डोमेन में है, नाना पटोले क्या बोल गए ये भी पब्लिक डोमेन में है, और ये अखिलेश यादव तो घूम आए, कहे कि दो विधायक मेरे पहले से थे, बिना कोई गठबंधन के ही वो घोषणा भी कर दी, पांच सीटों की घोषणा कर दी, 12 मांग रहे हैं। हाँ 5 सीटों की घोषणा कर दी है, 12 मांग रहे हैं। ये गठबंधन जिसमें अगर अंदर खाने में ठीक है होता है, सीट शेयरिंग में थोड़ा अप्स एंड डाउन होता है, तो ये बीजेपी से इस बात को महाविकास अघाड़ी को सीखनी चाहिए। अगर उद्धव ठाकरे को चेहरा ही बनाना है और अगर चुनाव में परिणाम आप देने की स्थिति में है, तो चेहरा मेरे समझ से मायने रखता है। अगर चेहरा आप नहीं रखेंगे तो खास करके उस वर्ग में एक नाराजगी होगी। देवेंद्र फडणवीस की जितनी स्वीकारिता हो, नागपुर से लेकर के, पुणे से लेकर के, मुंबई के 36 सीटों से लेके और उस विदर्भ और कोंकण और ये मराठवाड़ा तक, उसके बाद भी बीजेपी ने कहा कि नहीं एकनाथ शिंदे हमारे चेहरे होंगे, तो एक स्वीकारिता होती है जनता के बीच में। ऐसा नहीं है इस डिजिटल और इस एआई के युग में हमसे आपसे जो हम लोग बैठ करके लगता है कि हम ही चीजों को समझते हैं, वो एक किसान जो खेत में काम कर रहा है वो अभी बेहतर राजनीति समझता है। हाँ, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि महाराष्ट्र की जनता जो है वो राजनीति में ऐसा नहीं कि उनको नहीं समझ में आता। नासिर साहब, ये तो सबको पता है कि बाद में जिसके पास जैसा संख्या बल रहेगा उसके आधार पर कई समीकरण बनते हैं। मैं तो शुरुआत में ही कह रहा था, शिवसेना बीजेपी जैसा इतना मजबूत गठबंधन कोई सोच नहीं सकता था कि ये दो भाई कभी जुदा हो पाएंगे। वो दो भाई जुदा हो गए, बिल्कुल अलग कॉम्बिनेशन आज महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल रहा है। तो गठबंधन धर्म है, ऐसे में कोई चेहरा अगर रख दें तो इसमें दिक्कत क्या है? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शरद पवार जो है वो अब वो कह चुके हैं कि नहीं भाई ये तो सब बाद में देखा जाएगा, तो एक चेहरा तो रख देना चाहिए। नहीं, थोड़ी सी जवाब देने दीजिए, बहुत वक्त के बाद मैं लौटा आपके पास। तो इतनी सच बोलो कि होठों की तबस्सुम बची रही, रोशनी मत खत्म कर आगे अंधेरा। तो ये झूठ इतना बोल रहे हैं यहाँ पे लोग। संजय जी ने भी अच्छी डाल दी, हमारे कुलकर्णी भाई ने भी बोल दी कि कोरोना काल में कुछ काम ही नहीं हुआ। यूनाइटेड नेशन जैसी एजेंसी बोलती है कि सबसे बेहतरीन हिंदुस्तान में काम हुआ तो महाराष्ट्र में हुआ। गरीबों मजलूमों सबके साथ इंसाफ किया गया, कोरोना से लोगों को मरने से बचाया गया। वो 2.5 साल लोगों ने देखा है कितनी बड़ी जिंदगी लोग जी रहे। वहां पे हमारी सरकार ने जो कोरोना में काम किया है वो अपने आप में एक इतिहास है। इन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जी ने एक इतिहास रच दिया, त्याग के मूर्ति बन गए। अरे कौन सा त्याग मूर्ति बन गए? जो कहते थे सीएम तो मैं ही बनूंगा, चुनाव से पहले बोलते थे मैं ही बनूंगा, जब उन्हें उनके सुपीरियर का फोन आया कि आप डिप्टी सीएम बने, तब उनको झुक के बनना पड़ा है। कोई त्याग नहीं दिया है, त्याग दिया है तो सोनिया गांधी ने दिया है। सारे लोग चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर बने इस देश में, तो सोनिया गांधी बने। तमाम हमारे एमपी चाहते थे, फिर भी उन्होंने देश के लिए त्याग किया। तो कोई दूसरा त्याग का मूर्ति हिंदुस्तान में नहीं बन सकता है। तो अभी कहते हैं हमारे अलायंस में ये, अरे सुन लीजिए, जातियों को लड़ाया है तो आपने लड़ाया है। ओबीसी को, मराठा को, धनकर समाज को किसने लड़ाया? आज देख लीजिए, महाराष्ट्र के हर गांव में चले जाए, हर तहसील में चले जाए, ओबीसी, मराठा, धनकर समाज आपस में भिड़ गए, जातियों की लड़ाई लड़ा दी। आपने मराठा समाज से वादा किया, क्या किया मराठा समाज के लिए? बड़ी बड़ी बातें कर दी, मगर उनकी कोई मांग को आपने पूरी नहीं की। धनकर समाज आज दो सड़कों पे बैठा है, ओबीसी समाज बैठा है। सारे धर्म जातियों को लड़ाया तो आपने लड़ाया। कौन सा आपने बात कर रहे हो? यहाँ पे मीरा रोड में चले जाइए, सांगली रोड चले जाइए, थाने चले जाइए,
तमाम जगह दंगा फसाद कराया तो आपने कराया। आपने कौन सा विकास की बात कर रहे हो? चंद सड़कें को बना के आप विकास की बातें नहीं कर सकते हो। जिस तरह से समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांटा वो आपने किया है। जमीन पे देखिए तो आज लोग वहां विकास अगाड़ी को भगा रहे हैं। ये कहते हैं कि हमारे संजय जी कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे जी का चेहरा डिक्लेयर कर दिया। कौन से न्यूज चैनल पे इन्होंने सुना है, कौन से अखबार में पढ़ा है? मैं ये पूछता हूं कि वही हमारे सीएम फेस है, कहां बोला है उन्होंने? क्यों आप झूठ लोगों को दे रहे हैं? यहाँ पे क्यों झूठ बरकरार रहे हैं आप? आपको अच्छा नहीं लगता है कि चैनल पे आके आप झूठ बोलिए? ना 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 नासिर भाई, औपचारिक बयान है देवेंद्र फडणवीस का, औपचारिक बयान। इनके नेतृत्व में लड़ेंगे, सारे टीवी चैनल पर है वो तो। नित्य में लड़ेंगे, ये नहीं कहा कि हमारे सीएम पेश होंगे। नहीं, ये एक अलग बात है, नेतृत्व में लड़ेंगे। ये अभी संजय जी ने अभी आपके चैनल पर रिपोर्ट बोला, वो एक एनालिसिस की बात है। अभी सुनील मिश्रा जी ने कहा, अभी आपने सुनील मिश्रा जी को सुना, सुनील मिश्रा जी ने एक एनालिसिस रखी, नेतृत्व में लड़ना मतलब सीएम फेस होना, उनकी एक एनालिसिस थी। आप ऐसे समझ सकते हैं इस बात को? नहीं, आप क्यों नहीं? आप देखिए रामदास अटोले आज इनके खिलाफ बोल रहे हैं। आपकी एक बार आपकी किसी एनालिसिस के मुंह पे नहीं आता है कि वो 12 सीट मांग रहे हैं, 8 सीट मांग रहे हैं। राम अटोले इनके खिलाफ बोल रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस के लिए लेटर पे लेटर लिख रहे हैं। उनको कितने सीट देने वाले? आपकी एलायंस के पार्टनर है, वो मांग रहे हैं ना आपसे सीट। दिन रात वो ऐलान कर रहे हैं, मीडिया में आके बोले। आपकी आवाजें तो तब बंद हो जाती है। आपको मैं कह रहा हूं ना, आप हो या महाराष्ट्र की आवाम हो, सबको उम्मीद है तो हमसे ही है। तो उनको जानते हैं कि सत्ता में कोई आ रहा है तो कांग्रेस आ रही है, हमारे महाविकास अघाड़ी आ रही है। आप कुछ भी कर लीजिए, हरियाणा यहां नहीं है कि आप हरियाणा की तरफ यहां गुमराह कर लेंगे। यह महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, बाबा साहब अंबेडकर की धरती है। नहीं ठीक है, आपको शुभकामनाएं। हम तो कह रहे हैं कि बड़ा कड़ा मुकाबला है। लेकिन कुलकर्णी साहब कई सवाल खड़े किए। मेरा जो सवाल है वो अब भी बरकरार है। नासिर भाई मेरा सवाल अब भी बरकरार है। नासिर भाई मेरा सवाल अब भी बरकरार है, दोबारा पूछूंगा आपसे। चलिए, एक बार आपने अपने दिल की बातें बोल ली। मेरा सवाल हालांकि जो था वो शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन कुलकर्णी साहब बहुत सारी बातें हैं जो अभी कही है। मैं चाहूंगा कि आप एक काउंटर कर दे तो पार्टी प्रवक्ताओं का धर्म पूरा हो जाए, फिर चर्चा को फिर से पटरी पर लेकर आएंगे। ऐसा है कि 2014 से 19 के बाद जो चुनाव महाराष्ट्र में हुए, उस चुनाव में ये जो बोल रहे थे ना कि देवेंद्र जी बोल रहे थे कि मैं फिर से आने वाला हूं, तो जनता ने मैंडेट दिया था भाई साहब, सैयद नासिर भाई साहब, जनता ने मैंडेट दिया था। भारतीय जनता पार्टी सुन लीजिए आपने 2014 में नरेंद्र मोदी साहब क्या बोल के गए? आप सुन लीजिए, आपने बात छेड़ी तो सुन लीजिए। 2014 में इलेक्शन तो अलग अलग लड़े थे ना। नहीं नासिर भाई, गलत बात है। आपकी बात पूरी सुनी, आपको मैं क्लिप भेजूंगा, कितनी देर आप बोले, उन्होंने सुना आपकी बात को। सॉरी मैं बात हुआ। देखिए प्रवीण भाई, हमको तू मैं पसंद नहीं है। हम बिल्कुल ना, मुझे भी पसंद नहीं है। मेरे शो में होती भी नहीं है आमतौर पर। सीधी बात है कि देवेंद्र जी को बहुमत दिया था, जनता ने दिया था। अगर हमारे उद्धव ठाकरे साहब ने कोई बंद खोली का नाटक वो नहीं करते थे और उनकी महत्वाकांक्षा जागरूक नहीं होती थी और वो बेईमानी ना करते थे जनादेश के साथ, तो देवेंद्र जी फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे। उनको जनादेश मिला था। इसलिए ये बातें करना, देवेंद्र जी को महाराष्ट्र ने रिपीट किया था। अगर आपको इतिहास मान्य नहीं तो मत मानिए, लेकिन जनता को समझता है। अभी बोला ना भाई साहब ने, खेत के किसान को समझता है कि क्या चल रहा है राजनीति में, तो ये तो समझता है कि देवेंद्र जी को रिपीट किया था। इसके बावजूद 2.5 साल में कौन से ऑर्गेनाइजेशन के इनको सर्टिफिकेट दिया अभी तक, कभी तो दिखा नहीं कहीं पर। लेकिन क्या हुआ मालूम है आपको? जो मुर्दों के लिए जो मृत व्यक्ति थे उनको लपेटने के लिए जो किट लाई गई थी, उसमें भी पैसे खाए इन्होंने। वो यहाँ रेमडेसिविर का काला बाजार हुआ। ठीक है, ये लोग ये अब आपके चुनावी सभाओं में रहेंगे। कुलकर्णी साहब उन्होंने भी कुछ बातें बोली, मैं वहां भी रोकना चाहता। मैंने इसीलिए कहा पार्टी प्रवक्ता का धर्म पालन कर लीजिए आप लोग। लेकिन इस मुद्दे से क्या होता है कि चर्चा एक बड़ी महत्वपूर्ण, हमने शुरुआत की थी कि किस तरह महाविकास अघाड़ी की चुनौतियां। एक मैंने नासिर भाई आपसे सवाल एक ही पूछा बार बार, एक चेहरा नहीं होना चाहिए क्या उद्धव ठाकरे चेहरा नहीं हो सकते क्या जब गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं? तो वो आप नहीं, एक तिवारी जी 10 सेकंड में लूंगा, ज्यादा नहीं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा चेहरा डिक्लेयर करके लड़ा?
मध्य प्रदेश में कौन सा चेहरा डिक्लेयर करके लाया? अरे हम, चलिए मतलब आप बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं, आप बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं? हम फॉलो नहीं करते। कांग्रेस की एक परंपरा रही, हम चेहरे पे लड़ाई नहीं लड़ते, हमारा चेहरा हमारा। अरे हुड्डा साहब को तो कंधे पे उठा लिया था शैलजा जी, सुरजेवाला जी नाराज हो गए। हुड्डा साहब को हमने सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया था, आप बताइए किसी इलेक्शन में हमने डिक्लेयर नहीं किया था कि वही हमारे सीएम थे। तो बार बार कहते थे चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद फैसला। अब ठीक है नासिर भाई, इस पर तो आप भी मंजे हुए नेता हैं, हमको भी जिंदगी गुजर गई करते करते। अब वो चेहरा घोषित नहीं किया, चेहरा हो गया अपने आप घोषित। किसको कितनी पावर दी जाती है भी बड़ा महत्व का होता है। सुनील जी, आप अठावले जी वाली बात पे कुछ आपने उंगली खड़ी करी थी, तो आप मुझे लगता है कि इस पर बताएं कि सिर्फ महाविकास अघाड़ी की नहीं, महायुति में भी क्या कुछ अभी भी आप देखते हैं कि कुछ बागियों की समस्या हो सकती है? अजीत पवार या शिंदे गुट का लिस्ट का नाम नहीं आना, इसका कारण क्या पाते हैं? अठावले या अन्य लोग जो छोटे छोटे दल हैं उनसे जो नासिर भाई करेंगे, ये कभी क्यों नहीं बात करते हो? चलिए इस पे बात करते हैं। प्रवीण जी, दो चीजें देखिए, क्या है कि तमाम सीटें ऐसी हैं जिसमें महायुति में भी अभी कहीं ना कहीं आप सिंधे फैक्टर लें या अजीत पवार गुट में लें, ये अभी कंक्लूजन नहीं आ पाया है कि सीट किसको मिलेगी। मैं दो चीजें आपको अलग बताना चाहता हूं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, उनको इस बात को समझने की जरूरत है कि पिछले 5-6 महीने में, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में पिछले 2 सालों से वर्किंग हूँ, 5-6 महीनों में महाविकास अघाड़ी का ग्राफ जो बहुत तेजी से डाउन हुआ है, ऊपर की लहर लेकर ये चलते रह रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे इनकी एक्टिविटी जीरो है, जिसमें बीजेपी बहुत तेजी से अच्छा काम, और अपनी लड़की योजना 1500 रुपए महिलाओं को देने की बात हो या कहीं ना कहीं जारंगे पाटिल को एक डाइवर्जन करने की बात हो, इसमें दोनों बीजेपी या महायुति इनको जमीन पे कमजोर कर रही है। मुझे लगता है कि ऐसे समय में जब एक बड़ा वर्ग, मराठा वर्ग महायुति के अगेंस्ट में है या फडणवीस के अगेंस्ट में है, कहीं ना कहीं लोगों में एक ये इमेज जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे को सरकार में लाकर जो किया वो गलत किया। अगर ऐसे वेव को भी कांग्रेस या महाविकास अघाड़ी यूटिलाइज करके इस बार सरकार में नहीं आ पाती है, तो अगले 10-15 सालों में महाराष्ट्र में इनको राजनीति में एंट्री नहीं मिलेगी। अभी जो महाविकास अघाड़ी के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं, चेहरा तो ये भी डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन सीटों का बंटवारा करके ग्राउंड अप्रोच, जो मैं उस दिन स्ट्रेटजी की बात कर रहा था कि जमीन पे किस तरह, मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं कि लगभग तमाम ऐसी सीटें, 76 सीटें अभी तक जहां पता चली हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी खड़ी कर रही है, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऐसे हैं जो महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेटों को हरा सकते हैं, जो मेरी अपनी एनालिसिस है। तो ग्राउंड पे अगर इनका मैनेजमेंट इस तरह से सही नहीं रहा, तो फिर हरियाणा की तर्ज पे ही कहते रह जाएंगे हमारी लहर थी, सभी एजेंसियां दिखा रही थी और हम सरकार में नहीं आ पाए। जी डॉक्टर संजय, एक मुझे ये भी अवश्य बताएं आप, क्योंकि चर्चा को अंतिम स्वरूप में ले जा रहे हैं हम, तो अभी आपने सभी को सुना, पार्टी प्रवक्ताओं को भी सुना है, सुनील मिश्रा जी वहाँ ग्राउंड पर लगातार काम कर ही रहे हैं, देखते हैं उनकी एनालिसिस क्या निकल कर आती है। लेकिन इस समय पर जो अभी वर्तमान की स्थिति है उसमें लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उसका, क्योंकि हरियाणा हम देख चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ जवाब देते हुए सवाल पूछ रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में जो एक वेव क्रिएट हुई, उसमें संविधान वाला मामला है, थोड़ा सा विपक्ष की एकजुटता जो है वो भी बड़े स्तर पर देखने को मिल रही थी। क्या उसको चैनलाइज कर पाएंगे या उसको लेकर जो उत्साह बना है वो महाविकास अघाड़ी का होना चाहिए अभी बरकरार? होना चाहिए था, महाविकास अघाड़ी को निश्चित रूप से होना चाहिए था, क्योंकि इनके पास कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत अच्छा था। 30-30 सीटें ये जीत गए थे, लेकिन मैंने कहा ना कि आपस में इन लोगों का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है। और चूंकि मेरे ये नहीं होता है कि हमको क्या बोलना नहीं बोलना है, मुझे अपनी समझ जो होती है मैं उसी को बोलता हूँ। अब इसका लाभ महाविकास अघाड़ी को दिखे, महायुति को दिखे, मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ, एकनाथ शिंदे को लेकर के जिस तरह से एक स्टैंड लिया महायुति ने, उस स्टैंड के बारे में मैंने कहा, और बिल्कुल आपने सही कहा कि चैनलों पर हम लोगों ने देखा, कोई आकाशवाणी तो होती नहीं है, वो जो बोलते हैं उसके जो संचार के माध्यम है वहीं तक हमारे कानों तक पहुंचती है, हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो इस बात को समझना होगा कि जिस तरह से महायुति ने कोऑर्डिनेशन बनाने में कामयाबी पाली है, एक तरीका निकाला है, और ठीक है वो उन्होंने जिस तरह से योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, संगठन को जिम्मेवारी दे रखी है कि जो सरकार की उपलब्धियां हैं, जो सरकार ने घोषणाएं की है, कम से कम उसको तो आप जमीन तक पहुंचा दीजिए। और इनके संगठन के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जबकि ये इसी बात में खुश हैं कि भाई हम लोकसभा चुनाव में तो उनको बता दी थी औकात की क्या ताकत थी उनकी, तो विधानसभा में भी वही दृश्य होगा। विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव बिल्कुल अलग होता है। विधानसभा का चुनाव
जमीनी स्तर पर लड़ा जाता है, जबकि लोकसभा का चुनाव ये तो हमने खैर बहुत सारे चुनाव में देखा है कि नतीजे किस तरीके से डिफरेंट आते हैं। चर्चा में समय यहीं तक था। और कुलकर्णी साहब और नासिर हुसैन साहब, ये जब पैनल बनता है ना, तो इसमें भी महाराष्ट्र की सियासत समझ में आती है। जैसे हमारे सहयोगी बात करते हैं कि अजीत गुट से ले लेते हैं, शिंदे गुट से ले लेते हैं, शरद पवार गुट से ले लेते हैं, यूबीटी से ले लेते हैं, बीजेपी ले लेते हैं। मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि कितने गेस्ट हो जाएंगे और आपस में। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन नासिर भाई अब समय समाप्त, थोड़ा बहुत संक्षेप में बोले तो। इन्होंने मैं बिल्कुल ये कह रहे थे कि जिस तरह से अलायंस टूट के यहाँ सरकार आई, तो क्या आपने कभी बोला कि मणिपुर में किस तरह से हमारे अरे आज इस पे बात करेंगे। नासिर भाई आप बने रहना, अपना समय निकालते रहा कीजिए चर्चा के लिए, इस पर डिस्कशन करेंगे। ये सब मुद्दे आएंगे आपके, ये लंबे मुद्दे चले जाएंगे, इसको ऐसे संक्षेप में नहीं समेट सकते। कुलकर्णी साहब आपका धन्यवाद, नासिर भाई आपका धन्यवाद, सुनील जी आपका धन्यवाद, डॉक्टर संजय कुमार आपका बहुत बहुत धन्यवाद लगातार चर्चा में बने रहने के लिए। 5 की पड़ताल में आज इतना ही।